अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि अगर निर्देशांक होता है कोऑर्डिनेट का मतलब, और ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। यानी कि अगर हम बात करें, एक हम क्या लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब किसी बिंदु को मतलब दिखाना होता है तो आपको पता होगा कि 2D में यानी 2 डायमेंशन में, द्विविमीय में, अगर हम किसी बिंदु द्विविमीय बात करें कि 2 और 4 एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 4 है, यानी जिसके निर्देशांक 2 और 4 हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वो 2 खंड चलने के बाद और वाई एक्सिस पे 4 खंड का चलने के बाद जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हो जाएगा P का निर्देशांक। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना नहीं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ये सब आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी मतलब इस वीडियो के आने के बाद आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि पॉइंट क्या होता है। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। आपको पता होगा कि अगर दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिए गए हों तो इनके बीच की दूरी होती है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बेसिक होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक बिंदु एक्स वाई है जो किसी कोऑर्डिनेट मतलब मान लो एक बिंदु हम मान लेते हैं ए। अगर मैं बात करूं कि उसकी दूरी कितनी होगी ओरिजिन से, यानी एक बिंदु दे दिया जाए आपको एक्स वाई, इसकी पूछी जाए मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो आपको अंडर रूट में एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करके और सम कर देंगे तो DOA यानी कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, वो मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, वहाँ से एक ही दूरी आ जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु होता है तो उसका आपको पता है एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे चली गई जो दूरी 0 होती है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जितनी दूरी चलेंगे, मान लो a दूरी चलते हैं तो a0 इसका निर्देशांक हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस पे x यूनिट चलते हैं तो इसका निर्देशांक x0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे कोई बिंदु है, ये वाला बिंदु, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे हम यहाँ चली गई दूरी 0 होगी। अगर हम वाई एक्सिस पे कोई बिंदु लेंगे तो एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट, जब एक्स एक्सिस पे कोई दूरी ही नहीं चली गई तो वो 0 हो जाएगा, वाई पे जितनी दूरी चलेंगे वो वाई हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने पढ़ना है वो ये है कि एक रेखा को, मतलब कोई बिंदु है जो एक रेखा को यम अनुपात एन के अनुपात में डिवाइड करता है, अगर अंतः डिवाइड करेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, अगर बाह्य डिवाइड करेगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में कल पूछा गया और आज भी पूछा गया होगा और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे। ये फार्मूला आपको PDF में भी मिल जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा तब उधर भी बता दूंगा, क्वेश्चन लेके मैं समझाऊंगा। और दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो ऐसा पूछा गया कि एक ट्रायंगल बनता है एक रेखा AX प्लस BY प्लस C द्वारा, तो उसका और दोनों अक्षों के बीच जो क्षेत्र आता है यानी ये वाला क्षेत्र, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहले फार्मूला जनरेट करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस एक्चुअल आते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो आपको दिया गया कोई रेखा का समीकरण AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है यानी कि रेखा का मानक समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं भैया AX प्लस BY, C को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं यानी कि माइनस C हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे आप अपने घर से खाना खा के जाते हो तो मामा के घर पे खाली होते हो, मामा के घर से खा के आते हो तो इधर खाली होते हो। इसी प्रकार से C इधर खाना खा रहा था, इधर जाके खाली हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या काम करना है, दाएं पक्ष में एक बनाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस C से डिवाइड कर देना है, यानी कि ये डिवाइड करेंगे तो AX बाई माइनस C इधर आ जाएगा और प्लस BY अपॉन माइनस C इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, AX बाई माइनस C को हम क्या लिख सकते हैं, X बाई माइनस C बाई A, क्योंकि A ऊपर चला जाएगा, और प्लस Y बाई माइनस C बाई B इज इक्वल टू 1। पता चल गया इतना आपको। अब आपको ध्यान जो रखना है वो चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई रेखा अगर इस फॉर्म में लिखी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म की लिखी है, तो ये x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट काटेगी, यानी x एक्सिस पे जो जहाँ बिंदु पे होके जाएगी वो a दूरी पे होगा, और जो b बिंदु होगा मतलब y एक्सिस पे ये b इंटरसेप्ट काटेगी, यानी कि जो b यहाँ से लेके y एक्सिस के जिस बिंदु से जाएगी उसकी दूरी b होगी। समझ लो, यानी कि इसकी दूरी a हो जाएगी, इसकी दूरी b हो जाएगी।
देखो एक्स बाई ए लिखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट करेगी और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट करेगी, बस इतना बताना है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना कर दें तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है माइनस सी बाई ए, यहाँ पे देखो माइनस सी बाई ए है, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस सी बाई बी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी काट रही है, हमने कहा ये माइनस सी बाई ए इधर जा रही है, और वाई एक्सिस पे देखो माइनस सी बाई बी जा रही है। ठीक है, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, समझ रहे हो, ये माइनस सी बाई ए हो गया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे माइनस सी बाई बी। मैंने बता दिया कि अगर कोई रेखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म की होती है तो इसको लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, या रेखा का इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, अंतःखंड रूप कहते हैं। ये इक्वेशन होता है, मानक इक्वेशन, ये भी मानक इक्वेशन है, ये भी मानक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर कोई रेखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखी है तो वो एक्स एक्सिस पे ए बिंदु से होकर जा रही है, वाई एक्सिस पे बी बिंदु से होकर जा रही है। मतलब कि बी बिंदु कहने का मतलब वाई एक्सिस पे जिस बिंदु पे स्थित है मूल बिंदु से बी दूरी पे है, और एक्स एक्सिस के जिस बिंदु से जा रही है वो मूल बिंदु से ए दूरी पे। ठीक है, अब आपको ये जो ट्राइंगल मिल रहा है, अब आप एक ट्राइंगल देख पा रहे होंगे, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये ग्रीन वाला और ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है, ये आपको पता होगा एक्सिस 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इसी ट्राइंगल यानी ओ बी ए का, यहाँ पे ए बिंदु है ये वाला, ओ बी ए का क्षेत्रफल निकालना है। आप देख पा रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज बन के आ रहा है, जिसकी एरिया क्या होती है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है माइनस सी बाई ए, इंटू हाइट, हाइट कितनी है माइनस सी बाई बी, माइनस सी इंटू माइनस सी यानी सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। बस यहीं से ट्रिक बन के आ जाती है कि अगर आपको कोई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिखे तो उसके द्वारा और अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। मास्टर ये पढ़ा देते हैं, आपको ये नहीं बताते आया कहाँ से, क्योंकि बता देंगे तो पेड कोर्स क्यों लोगे, तो इसी वजह से ये आपका क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। ठीक है, ये वाला एरिया निकल के आ गया सी स्क्वायर बाई 2ab। अब आपको फार्मूला पता चल गया, कैसे निकल के आता है ये भी पता चल गया। अब चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं इसका। आओ चलो प्रश्न देख लो। कहा गया कि उस ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि अक्षों के बीच बनता है। देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते हो। अब इसकी तुलना कर लो, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लो। अगर तुलना करोगे तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक a है तो a बराबर 2 मिल जाएगा, y का गुणांक क्या है b है तो b बराबर 3 मिल जाएगा, और c का गुणांक कितना है, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है -6 है तो c बराबर -6 मिल जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 2ab यानी 6 का स्क्वायर 36 बटे 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 36 बटे 2 दूनी 4 तियाँ 12 यानी कि 3 यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। हमने फार्मूला क्या यूज किया, डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे और कोई मेथड नहीं है करने की, बिल्कुल है। देखो मैथमेटिक्स में कभी एक मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं होता, हजारों मेथड होती हैं। ठीक है, तो देखो एक मेथड और देख लो जो हमने बेसिक अभी किया है उसी से। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। हमने पढ़ा कि मेरे भाई अगर हम इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में बना लें तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x बाई 3 प्लस वाई बाई 2, अरे 6 से डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ये जो रेखा आएगी, जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी होती थी तो x पे a अंतःखंड काटती थी, अंतःखंड जिसको बोलते हैं, y पे b अंतःखंड काटती थी यानी y पे b इंटरसेप्ट करती थी। तो हम कहते थे कि इस प्रकार से रेखा बन के आई, ये a हो गया, ये दूरी b हो गई। ऐसे यहाँ पे x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटती है 3 यानी a की वैल्यू हो गई 3, और y एक्सिस पे कितना काटती है 2 तो b बराबर हो गया 2। अब आपको इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप कहेंगे हाफ इंटू कितना, बेस इंटू हाइट, 3 दूनी 6, 2 2 कट गया यानी आपका एरिया ऐसे भी 3 आ गया। तो आपके पास निकालने की कई सारी मेथड है। अब अगर मैं बात करूं कि आप किसी रेखा को इस फॉर्म में बदल पाते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ ए बी। तो एक फार्मूला और लिख लो कि अगर हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में बदल लेते हैं तो उसका एरिया होता है हाफ ए बी। तो आपको जैसा दिया जाएगा, मान लो आप उसको इस फॉर्म में बदल पा रहे हैं तो ऐसे एरिया हो जाएगा, इससे तुलना कर लीजिएगा। और अगर आप पिछले मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदल पा रहे हैं तो आप
उस c²/2ab से फार्मूला मतलब वो एरिया निकाल लीजिएगा, राइट। चलो ये भी क्वेश्चन देख लो, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमने क्या कहा 3x + 4y = 12 और अक्षों के बीच बना हुआ जो त्रिभुज होगा उसका एरिया क्या होगा। आप इसमें 12 से अगर डिवाइड कर लो, हमें x/a + y/b = 1 के फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा x/4 + y/3 = 1। अब आपको a बराबर 4 मिल गया, b बराबर 3 मिल गया, तो एरिया हो जाएगा ½ AB, यानी ½ × 4 × 3, तो 4 × 12 का आधा 6 हो गया, राइट। अगर हम उस फार्मूले से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3x + 4y - 12 = 0। हमने कहा इसकी तुलना कर दो ax + by + c से। अब देखो कांस्टेंट टर्म -12 मिल गया, a की वैल्यू 3 मिल गई, a बराबर 3 मिल गया, b बराबर 4 मिल गया, c बराबर -12 मिल गया। अब एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला लगा दो, c²/2ab, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, पढ़ा क्या जनरेट भी किया है ना। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितने, 12 × 12 144 बटे 2 × 3 × 4, 3 चौको 12, दूना 24, छक्के 144, तो एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। समझ आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, लिखो कि एक रेखा हमें दी गई है, मान लो 5x + 7y - 24 = 0। ये एक रेखा है, इसके द्वारा और x एक्सिस के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा मैं ये करवा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुलना कर लोगे ax + by + c = 0 से। यहाँ से a बराबर 5 मिल जाएगा, b बराबर 7 मिल जाएगा, c बराबर -24। एरिया का फार्मूला होता है c²/2ab। आपको ये करके कमेंट में अभी के अभी बताना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लो 4x + 9y और ये प्लस लिख लो, मान लो 5 = 0। इसका एरिया बताना है, इसके और x एक्सिस के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट जरूर करिएगा कि इसका एरिया क्या होगा। फार्मूला भी आपको पता है, आपको किससे तुलना करनी है ये भी पता है, रट लीजिए इसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब 1 नंबर आपका हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लो। कहा गया एक लाइन है, एक लाइन मान लो ये लाइन है हमारी, ये कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ, इसका मतलब टर्मिनल पॉइंट जो है किनारे के बिंदु a और b हैं, जो x1 और y1 है, और ऐसे b x2 y2 है, ठीक है। इसको एक बिंदु है p जो a/b के या m/n के अनुपात में डिवाइड करता है, m/n के अनुपात में डिवाइड करता है। तो p का निर्देशांक क्या होगा यही आपको निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला आप लिख लो, m का पहले इसमें गुणा करोगे फिर इसमें गुणा करोगे, करो तो सॉरी एक मिनट, पहले इसमें गुणा करोगे m का और क्रॉस मल्टीप्लाई n का इसमें करोगे, m का x2 में गुणा करो तो हो जाएगा, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखो ब्लैक वाले का ब्लैक वाले में गुणा करो, करो फटाफट, तो ब्लैक का ब्लैक में करोगे तो mx2 आ जाएगा, प्लस n का x1 में गुणा करो, nx1 हो गया, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दो ब्लैक और ब्लू को, तो m + n, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। और ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m का y2 में गुणा करो, ब्लैक वाले का ब्लैक वाले में गुणा, और फिर ब्लू वाले का ब्लू वाले में गुणा, कौन से इसमें गुणा करो, फिर उसके बाद में बट्टे m + n जो किया था वही कर दो, करो तड़ातड़। तो हमने कहा कि जी m का y2 में गुणा करो my2 प्लस n का y1 में गुणा करो ny1 अपॉन m + n। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया। यानी अगर कोई बिंदु किसी लाइन को जो x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करती है उसको m/n के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित का मतलब होगा कि इसी रेखा पे लाई करेगा और अंदर ही देखो इसी को 2 खंडों में बांटेगा जो m/n के अनुपात में होंगे, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n और my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर भी कर लेंगे। समझ आ गया ना। इसका ब्लैक वाले का ब्लैक वाले में गुणा, ब्लू वाले का ब्लू वाले में बटे ब्लैक प्लस ब्लू, ऐसे my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, राइट। अच्छा अब अगर मान लो कहीं पे आपसे पूछ ले जाए कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, यानी AP की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता है इसका भी निर्देशांक पता चल गया, P का भी निर्देशांक पता चल गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। ऐसे PB का पूछा जाए तो P का निर्देशांक पता है, B का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देना। समझ आ गया ना। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, आपको दिए गए मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखो एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1
अपॉन एम प्लस एन, ये कोऑर्डिनेट होता है मतलब पी का। आपको दिया गया कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 2 1 है, बी है जिसका निर्देशांक -3 6 है, इसको 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है। मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे ए की जगह पे दिया गया है 2 1, बी की जगह पे दिया गया है -3 6, ये बी है, इसको 2:3 के अनुपात में डिवाइड करता है। कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। x1 y1 दिया गया है, x2 y2 दिया गया है, m और n दिया गया है, और p का निर्देशांक बताना है। रख दो फटाफट फार्मूले पे, तो रखो m x2 यानी कि 2 × -3 -6 प्लस n x1 यानी 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा फिर 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, एक निर्देशांक ये हो गया। m y2 2 × 6 12 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, ये हो गया -6 + 6, ये हो गया 0/5, तो ये 0 हो गया। और 12 3 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो p का निर्देशांक कितना आ गया 0 3। बस यही करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे निर्देशांक लिख लीजिएगा 4 3, और ये लिख लीजिएगा 7 5, और इसको डिवाइड करवाइए आप मान लीजिए 1:2 के अनुपात में। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको पता है m/n के अनुपात में अगर डिवाइड करें तो ये होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और my2 + ny1 अपॉन m + n, ये कोऑर्डिनेट होता है। लिख लीजिएगा, फार्मूले याद है ना जो अभी पीछे बताए थे। अब एक्सटर्नली वाला पढ़ लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होगा एक्सटर्नल डिवीजन का, वो भी समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक बिंदु, एक रेखा है आपकी ए बी, रेखाखंड बेसिकली बोलते हैं इसे, क्योंकि रेखा की हमें लंबाई नहीं मालूम होती, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसी वजह से इसे। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है। अच्छा, एक बिंदु P यहाँ पे है जो इसे m/n के अनुपात में डिवाइड करता है, तो P से इसको मिला दीजिए। m/n कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर m है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी n है। एक्सटर्नली मतलब कि रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु है तो इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे, और अगर उसी पे है तो इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। आपको पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक m, यहाँ से लेके यहाँ तक n है। तो अगर p के निर्देशांक बताने हैं तो बस फार्मूला लिख लो। मैंने क्या बताया था, m x कैसे यहाँ पे, हाँ m x2 n x1, मैंने जो अभी आप ऊपर कर रहे थे वही करना है। m का x2 में गुणा करिए, यानी p के निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक को ऐसे शो करते हैं m x2। अब यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है यानी बाहर, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, m x2 - n x1 अपॉन, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस लगाओ, m - n, और ऐसे m y2 - n y1 अपॉन m - n। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हो गया। फिर से समझिएगा, एक रेखाखंड AB है जिसको एक बिंदु है P जो m/n के अनुपात में एक्सटर्नल डिवीजन करता है। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजित करने का मतलब कि P जो है लाइन सेगमेंट के बाहर है, यानी यहाँ से देखो ये लाइन सेगमेंट यही ग्रीन वाला है, P यहाँ पे बाहर है, तो ये दूरी अगर m है, ये दूरी n है, तो आप कहेंगे कि जो P का निर्देशांक होगा वो होगा mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m - n, ऐसे my2 - ny1 अपॉन m - n, ये P के निर्देशांक हुए। अब इस पे एक क्वेश्चन तड़ाक से करते हैं और ये कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। देखो प्रश्न में कहा गया कि एक लाइन सेगमेंट है 4 5 और 7 - 1। ये देखो, ये आपका x है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, अच्छा z है, सॉरी z है जिसके निर्देशांक 4 5 दिए गए हैं, और एक बिंदु है x जिसके निर्देशांक दिए गए 7 - 1। एक बिंदु है y जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है zx को 4:3 के अनुपात में, यानी कि ये 4 है और ये वाला 3 है। तो आपसे कहा गया y का निर्देशांक बताओ। एक्सटर्नल डिवीजन ये ऐसे मेंशन्ड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगा कि एक्सटर्नल डिवीजन है या इंटरनल डिवीजन। फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वही फार्मूला लगेगा आपका। ये होता है, अगर ये m है, ये आपको n दिया गया है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और लिख रहा हूँ, ये x1 y1 है, कॉमा बीच में लगता है लेकिन बोलते नहीं है, x2 y2 है। तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है m x2 - n x1 अपॉन m - n, और
my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, यही फार्मूला होता है। पुट कर दीजिए धड़ाधड़ वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो m 4 × 7 28 माइनस 3 × 4 12 बटे 4 माइनस 3 1 हो गया। my2 यानी 4 गुणे -1 -4 माइनस 3 × 5 यानी कि 15, यानी हो गया 28 - 12 16 और -19। इसके निर्देशांक कितने हो गए 16 और -19। फिर से देखिए 4:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये देखिए 4 इंटू x2 कहाँ है यहाँ पे 4 × 7 28 माइनस 3 × 5 3 × 5 कितना हो गया, अच्छा 3 × ये 4 3 × 4 तो ये 12 हो गया। ऐसे फिर यहाँ पे देखिए my2 यानी कि 4 गुणे my2 कहाँ है 4 गुणे -1 -4 हो गया, और माइनस 3 × 5 ny1 तो होता है 3 × 5 15, तो ये हो गया -19, ये हो गया 16। समझ आ गया। तो यही फार्मूले हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, जो आप लोगों को करना है। ये आपका हो गया 2 3 एक पॉइंट ले लीजिए, एक ले लीजिए 6 4 ले लीजिए, और इसको डिवाइड करवाइए, एक्सटर्नली डिवाइड करवाइए पॉइंट P से 5:2 के अनुपात में। चलिए ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप आपकी देखो सबसे पहले 3 इक्वेशन होते हैं सर्कल के, मैंने बताया है आपको। सबसे पहला इक्वेशन, और मैं तो कहूँगा एक ही इक्वेशन होता है, उसी से तीनों फॉर्म डेराइव होते हैं। तीनों डेराइव करके अभी सब कुछ बता दूंगा, तो डोंट वरी, इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक सर्किल है, कोई एक वृत्त है जिसका सेंटर और ओरिजिन पे है, यानी कि मूल बिंदु, ओरिजिन होता है मूल बिंदु, यानी कि जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, यानी 0 0 उसका कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस पे भी 0 दूरी होती है, वाई एक्सिस पे भी 0 दूरी, यानी ओ जो यहाँ पे दिख रहा है वो ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है, यानी ये 0 0 है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है एक चीज कि अगर कोई एक सर्किल है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a है, यानी कि सेंटर 0 0 यानी सेंटर ओरिजिन बोलें या मूल बिंदु बोलें, और उसकी रेडियस जो है यानी त्रिज्या a है, तो उसका मानक इक्वेशन होता है x² + y² = a²। आपको पता चल गया, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। x² + y² = a²। ये उस सर्किल का इक्वेशन होता है, यानी उस वृत्त का इक्वेशन होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है, यानी ओरिजिन होता है, और रेडियस a होती है, यानी त्रिज्या a होती है। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पहला इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a², जहाँ पे केंद्र मूल बिंदु है, और आपको ये भी पता होगा कि a त्रिज्या है। और चूंकि सर्किल आपको पता होगा कि 2D यानी 2 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इसमें x और y दोनों एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। वहीं स्फीयर की बात करें तो वहाँ पे 3 डायमेंशन होता है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करिए कि ये बिंदु मान लो 2 और 3 दे दिया गया, ये पूछा गया कि इस सर्कल पे लाई करता है, यानी इस सर्कल पे पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि देखो सर्कल में हजारों बिंदु, लाखों बिंदु, असंख्य बिंदु हम कह सकते हैं। देखो ये सारे बिंदु ही तो हैं, सर्कल के परिधि पे जो बिंदु आते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं कि सर्कल पे लाई कर रहा है, राइट। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई बिंदु सर्कल पे पड़ता है या नहीं, तो आपको क्या काम करना है। आपको पता है आगे वाला भुज होता है, पीछे वाली कोटि होती है, यानी x और y होता है। तो x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। अगर ये a² के बराबर आ गया, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, बेसिकली ये जो इक्वेशन है आपका ये सेटिस्फाई हो गया, तो आप कहेंगे कि भैया ये जो हमारा बिंदु है वो इस सर्कल पे लाई करता है। अब मान लो त्रिज्या दे दी जाए √13, ठीक है, और पूछा जाए कि इस पे 2 और 3 जो बिंदु है वो इस पे लाई करता है या नहीं, तो आप x = 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y = 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 4 9 13 हो गया, और a की वैल्यू √13 दी गई तो इसका स्क्वायर भी 13 होगा, यानी दोनों साइड बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप कहेंगे कि ये जो बिंदु होगा, जो दिया गया बिंदु था, वो इस सर्कल पे लाई करता है। बेसिक सा क्वेश्चन होता है, समझ आ गया ना। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे आगे वाला यानी भुज, और y की जगह पे पीछे वाला यानी कि कोटि की वैल्यू रख देंगे। अगर वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया वो सर्कल पे लाई कर रहा है, बेसिक सी चीज, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमने जान लिया। अगर कोई सर्कल है जिसका केंद्र मूल बिंदु यानी ओरिजिन यानी 0 0 है और उसकी रेडियस a है, तो उसका इक्वेशन होता है x² + y² = a², दैट्स ऑल, ठीक है। अब दूसरे टाइप के इक्वेशन पे आते हैं। अब ये देखो, पहली चीज तो हो गई कि कोई सर्कल जिसका
सेंटर ऑरिजिन पे है। अब हर जगह तो देंगे नहीं कि मूल बिंदु पे जो आपका केंद्र है सर्कल का वो मूल बिंदु पे लाई कर रहा है, ऐसा हर जगह नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर एक सर्कल है, मैं मान लेता हूँ उसका केंद्र यानी सेंटर एक्स वाई है या एच के मान लेते हैं, एच और के है और रेडियस आर है, त्रिज्या आर है। एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एच के है और रेडियस आर है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन के आता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन सब पे अभी मैं एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये तीन चीज़ें पहले मैं बता दूं, तीनों इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं। ऐसा सर्किल का इक्वेशन जिसका केंद्र एच के हो, रेडियस आर हो, उसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आपको दे दिया गया कि भैया केंद्र एच के है। अब एच के की जगह पे 1 2 दे दें, 0 2 दे दें, 5 2, कुछ भी दे सकते हैं, यानी आगे वाली वैल्यू एच होगी, पीछे वाली वैल्यू के होगी, और रेडियस आपको दे दी जाए, बस आपको इसमें पुट कर देना है, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो कई बार वो पूछेंगे कि जैसे रेलवे में, एसएससी में या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया केंद्र 1 2 है और रेडियस 5 है, इसका इक्वेशन बताओ। आपको क्या करना है, सीधे सीधे एच बराबर 1, वाई मतलब के बराबर 2 पुट कर देंगे और आर बराबर 5, ये सॉल्व कर लेंगे। यानी इसको खोलना ही है, स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आप इसको खोलेंगे, आपका इक्वेशन बेसिक सा बन के आ जाएगा, राइट। तो सेकंड इक्वेशन का मतलब जो इक्वेशन हुआ, सर्कल का जो इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे एच और के इसका केंद्र है और आर त्रिज्या है। तो दूसरा इक्वेशन हमें पता चल गया। तो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए ये चीज़ कि अगर भैया किसी सर्कल का मतलब केंद्र एच के है और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर रेडियस, एच और के केंद्र है, राइट, समझ आ गया। अब चलो तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये सारे तो बेसिक हो जाते हैं। हालांकि रेलवे तो इसी पे पूछ रहा है, 1 2 दिन तीसरा वाला इक्वेशन पूछा, और वो इक्वेशन जब पूछा तो बच्चे छोड़ के चले आए। तो इसी वजह से ये वीडियो स्पेशल बनानी पड़ रही है, एसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी। अच्छा, जो ये इक्वेशन मैंने बताया कौन सा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि सर्कल का मानक समीकरण कहा जाता है। सर्कल का मानक समीकरण अगर पूछा जाए कहीं पे तो ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कई बार क्या होता है, वो पूछ लेते हैं कि भैया जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन बताओ, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, यानी सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होता है। तो आपको एक इक्वेशन लिखा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है सर्कल का। किसी भी टाइप के सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसकी रेडियस क्या होती है, केंद्र क्या होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। पहले मैं डेराइव करवा दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे कि आता कहाँ से, राइट। अब देखो, आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्या काम करना है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दो, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और अगर इधर भी जोड़ा है तो दाएं साइड में भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना कोई दिक्कत। हमने क्या किया, दोनों साइड में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जोड़ दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं कि भैया c को, इस वाले c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर और या ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर और 2gx को एक साथ लिख लेते हैं, और वाई स्क्वायर 2fy और एफ स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। तो लिख लो, हमें दो काम एक साथ करने। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy, इसका भी ब्रैकेट बंद कर दो, इज इक्वल टू सी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। समझ आ रहा है। अब आपको एक चीज बनता दिख रहा होगा, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो, तो ये लिखा हुआ है x प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए ही होता है, तो हम चाहे ए को रूट ए का स्क्वायर लिखा, चाहे रूट ए के स्क्वायर को ए लिखें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ दिया, उसके बाद जी स्क्वायर और 2gx और एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, वाई स्क्वायर एफ स्क्वायर 2fy को एक साथ लिख लिया, सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। हम क्या करते हैं, पहले ये मिटा लेते हैं ऊपर वाला हिस्सा, नहीं तो लिखने में दिक्कत होगी। समझ आ रहा है ना, हमने क्या किया है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ा है, दैट्स ऑल, और फिर सी को दाएं पक्ष में ट्रांसफर कर दिया और इसको थोड़ा सा एक फार्मूले के रूप में बना लिया, बाकी कुछ नहीं किया। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखो, आगे का क्रियाक्रम आप ही करोगे। देखो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़, अभी हम इससे जस्ट पहले वाला इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इससे तुलना कर दें, यानी इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं और दोनों इक्वेशन की तुलना कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमने जो अभी दूसरा इक्वेशन पढ़ा उसी से तुलना कर देते हैं इसकी, किसकी, ये जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड किया उसकी तुलना कर देते हैं जो हमने सेकंड इक्वेशन पढ़ा था उससे। तो हमें दिख जाएगा कि h की जगह पे यहाँ पे देखो माइनस एच बराबर जी आ जाएगा, यानी h बराबर माइनस जी आ गया। और ऐसे y वाले पर या इस टर्म की तुलना करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस एफ आ जाएगा और r इज इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया। अब एक चीज़ बताओ, हमारा सेंटर क्या होता है? अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा हो, मतलब इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा हो सर्कल का, तो उसका सेंटर क्या होता है, एच के। तो यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या हो गया, एच के। अगर हम करें तो माइनस जी माइनस एफ, और आपको पता है रेडियस क्या ही है, आर हमारी क्या थी, रेडियस। तो रेडियस कितना आ गई है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही आपको टीचर बता देते हैं कि भैया सेंटर ये होगा और रेडियस ये होगी। आपको बताते हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो आपसे अगर सेंटर पूछा जाए तो आप कह देंगे कि माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो गया, और रेडियस निकालने को कहा जाए तो अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपकी रेडियस हो जाएगी। समझ आ गया। तो हमने जो हमारा इक्वेशन था जनरल इक्वेशन, उससे हमने सेंटर निकाल लिया कि इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस निकाल लिया। अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी इस सर्कल के लिए सेंटर क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ। आपको पता होगा जैसे बराबर लगाते हैं, अगर किसी चीज़ को बराबर दिखाना होता है तो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिखाने होते हैं तो 3 बार ऐसे पाई 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 जैसे मैंने खींचा है वो खींच देते हैं, ये पता होगा सबको। सेंटर आ गया माइनस जी माइनस एफ, और हमारी रेडियस आई थी अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बेसिकली ये जो सेंटर है उसी का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब आपको कभी इस प्रकार का इक्वेशन दिखेगा तो आपसे अगर सेंटर पूछा जाएगा तो 3 सेकंड लगेंगे, फार्मूला पता चल गया, और रेडियस पूछी जाएगी तो वो भी 3 सेकंड लगेंगे। अब कई बार क्या होगा, रेडियस दे देंगे, मान लो इसकी वैल्यू निकालने की दे दी, मतलब जी भी पता है, एफ भी पता है, रेडियस भी पता है। रेडियस आर आपको दे दिया गया, जी दे दिया गया, एफ दे दिया गया, सी पूछ लिया गया, या आर दे दिया गया, एफ दे दिया गया, सी दे दिया गया, जी। मतलब इन चारों में से सेकंड वाला ये देखिए, अगर इन चारों में से कोई सा 3 दे दिया जाए तो चौथा पूछा जा सकता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है ना, बस आपको ये फार्मूला यूज कर देना, जहाँ पे रेडियस की बात होगी, जहाँ पे सेंटर की बात होगी, इसका यूज कर देना बस। ठीक है, अब तीनों पे एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तीनों इक्वेशन हमने पढ़ लिया, तीनों इक्वेशन में लिख दूँ। देखो हमने ऐसे सर्कल का इक्वेशन पढ़ लिया जिसका केंद्र मूल बिंदु था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर एच के हो और रेडियस आर हो, उसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन जिसका केंद्र एच के पे हो और त्रिज्या आर हो। और तीसरा इक्वेशन हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीनों के लिए मैं सेंटर और रेडियस लिख रहा हूँ। इधर हो गया सेंटर, इधर हो गई रेडियस। ये फार्मूले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो।
इसके लिए सेंटर 0 0 होता है, इसके लिए सेंटर एच के होता है और इसके लिए सेंटर -g -f होता है। ठीक है। और अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ पे r, यहाँ पे r, यहाँ पे √g² + f² - c होती है। बस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब आते हैं तीनों पे एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो, कहा गया एक सर्कल एज्यूम करो जिसका सेंटर है, देखो ये ओरिजिन पे है यानी मूल बिंदु पे है और रेडियस 8 है यानी r बराबर आपको 8 दिया गया है। तो इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = रेडियस का स्क्वायर यानी कि 64। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाएगा, या 64 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दे, राइट हैंड साइड, जैसे करना होगा कर सकते हैं। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था पहले फार्मूले पे। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल दूसरे फार्मूले पे है। कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज, यहाँ पे मूल बिंदु नहीं दिया गया, 3 5 दिया गया और रेडियस 4, यानी हमारे h और k की जगह पे 3 5 दे दिया गया और r की जगह पे 4। तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। सबकी वैल्यू रख दो, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, देखो k की जगह पे 5 है, बराबर r² 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x² + 9 - 6x + y² + 25 - 10y = 16। अब इसको एक तरह से लिख लो तो ये हो जाएगा x² + y² - 6x - 10y और 9 25 34 में से 16 घटेगा +18 = 0। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया उस सर्कल के लिए जिसका केंद्र एच के पे हो और रेडियस r हो। आपको बस ये इक्वेशन जानना होगा, उसके बाद आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना है ना, बस वही मोटिवेशन होता है, सिंगल मोटिवेशन। और अगला और लास्ट जिस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ये सर्किल से, वो ये है कि एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया गया x² + y² - 12x - 16y + 19 = 0। सेंटर और रेडियस पूछी गई। हमें क्या काम करना है, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखे x² y² 2gx 2fy + c = 0 इस फॉर्म का, तो तुरंत वो इक्वेशन लिख दीजिएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तुलना कर लो, x के गुणांक की तुलना करोगे तो 2g = -12 यानी g = -6 आ जाएगा। अगर हम y के गुणांक की तुलना करेंगे तो 2f = -16 यानी f = -8 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म की तुलना करोगे यानी कि c, तो c बराबर हमारा आ जाएगा 19। अब आपको पता है सेंटर क्या होगा, केंद्र भी निकालना है। सेंटर अगर निकालने को कहा गया तो आप कहते हैं -g -f होता है, यानी कि -g -6 हो जाएगा, -f यानी -8 यानी कि ये 8 हो जाएगा। अगर हम रेडियस की बात करें यानी त्रिज्या की बात करें तो वो क्या होती है, √ में g² + f² - c। फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। g की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 माइनस c 19, यानी ये हो गया √ में 100 में से 19 घटेगा तो ये 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 9। तो हमने निकाल लिया रेडियस भी और हमने निकाल लिया सेंटर भी। तो आपको तीनों फॉर्म मैंने बता दिया। अब कई बार वो क्या करेंगे, जैसे कल रेलवे ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्या काम करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू c ही दी और आपको रेडियस दे दी। मान लो अब यहाँ पे c की वैल्यू आपको निकालनी होती, यानी देखो ऐसा कर दिया जाता +c = 0, इसकी रेडियस दे दी जाती 9 है, तो आप क्या करते, आपसे पूछा जाता कि c की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के लिए अगर इसकी रेडियस 9 है, तो आप कहते भैया √ में g² यानी कि देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस f² यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस c = रेडियस का स्क्वायर होता है, मतलब ये रेडियस होती है, यानी कि ये 9 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, यानी कि 100 माइनस c = 81, यानी c = कितना हो जाता है, 100 - 81 19। तो आप c निकाल सकते थे। तो जैसा क्वेश्चन कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है, वो डर आज दूर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं स्पेशल क्लास भी ले लूँगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। टॉपिक वाइज जब हम करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, काफ़ी टॉपिक्स करवा भी चुका हूँ। अभी जो टॉपिक्स बचे हैं उन सबको एडवांस लेवल के मैं क्लासेस ले लूँगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, क्या द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 3x - 20y - 2 = 0 एंड 11x - 5y + 61 = 0 इंटरसेक्ट एट P
जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहा गया दो समीकरण दिए गए हैं, आपको ऐसा सिंगल पावर में इक्वेशन दिखे तो वो लाइन का इक्वेशन होता है, अगर सिंगल पावर में है तो लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। यानी 3x माइनस 20y माइनस 2 भी लाइन का इक्वेशन है, और 11x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0 ये भी लाइन का इक्वेशन। कहा गया ये दोनों जो लाइन्स हैं वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट A और B दिया गया है, तो आपको ये सॉल्व करने को दिया गया, यानी आपको A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे, तो जो P का निर्देशांक होगा उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना आपको आता होगा, दो इक्वेशन दे दिए जाए तो वहाँ से दोनों वेरिएबल की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी उसको x और y के फॉर्म में लिख देंगे, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, तो यही आपके P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी हम जब निकालेंगे तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसे A B बोलें तो A x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू जो आएगी वो B हो जाएगी, और आपका ए और बी निकलने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो 3x माइनस, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 3x माइनस 20y इज इक्वल टू 2 लिखा गया है, और इधर 11x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 61 लिखा गया। अब देखिएगा, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 से अगर इसमें गुणा करके वो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके वो घटा दें तो कितना हो जाएगा। देखो 4 से गुणा करेंगे तो 44x माइनस 3x यानी कि 41x, यहाँ माइनस 20y कट गया, ये बराबर हो गया 4 गुणे 61 यानी माइनस 244 हो गया। और इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना किसको है, 2 को घटाना है, यानी हमारा 41x इज इक्वल टू आ गया माइनस 246, यही तो आ गया, यानी x बराबर हो गया माइनस 6। अब x की वैल्यू किसी में रख के y की वैल्यू निकाल लो। हम सेकंड वाले इक्वेशन में रख रहे हैं तो सेकंड वाले इक्वेशन में रख दीजिए x बराबर माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस 66 माइनस 5y यानी कि माइनस 5y लिख दो और प्लस 61 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया माइनस 5y माइनस 66 प्लस 61 यानी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा 5y इज इक्वल टू आ गया माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू हो गया माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि x की जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखो a बोल देंगे, यानी a बराबर माइनस 6 हो गया, और जो y की वैल्यू आएगी उसे क्या बोल देंगे b, यानी b बराबर आपका माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, यानी आपके पास x की वैल्यू आई है, आपके पास y की वैल्यू आई है, तो पुट करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस ए बी यानी माइनस 6 इंटू माइनस 1 यानी कि ये माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 और प्लस ए बी यानी कि प्लस 6 हो जाएगा। तो 36 1 37 में से 6 घटेगा 31 और बटे 36 में से 1 घटेगा 35 और 6 41, तो आपका आंसर हो गया 31/41, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x की जो वैल्यू आएगी वो a हो गया, y की जो वैल्यू आएगी वो b हो गया, हमने a और b पुट किया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, बस जो दोनों इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये दिया गया था, एक इक्वेशन ये दिया गया था, दोनों को सॉल्व करना था। एक्स वाई को जो कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जो आता है वही p का कोऑर्डिनेट हो जाता है, बस। तो आपको जहाँ कहीं पे दिया जाए कि प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेदित करने यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्स वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में कोई दिक्कत है तो चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर अपलोड किए गए हैं, और प्रीवियस ईयर जब मैं करवाता हूँ तो ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ करवाता जाऊँ, वो तो मैं शिफ्ट वाइज में करवाता हूँ। जब मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ तो जहाँ पे मुझे लगता है ये टॉपिक आपका वीक हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका वीक हो सकता है, वहाँ पे मैं एकदम डिटेल में जाता हूँ, कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है तो वो मैं डिराइव करवा देता हूँ। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज ज़रूर देखें, और इसी वजह से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप जब वो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ग्राफ्स ऑफ 8x + 3y इज इक्वल टू 24, 2x + 8 इज इक्वल टू y एंड x एक्सिस। कहा गया कि दो रेखाएं दी गई हैं, 8x + 3y बराबर 24, 2x + 8 बराबर y, और x अक्ष के बीच जो ग्राफ बनता है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आप मतलब हालांकि इस प्रश्न में उनका यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी मेथड करूँगा जिसमें उसका यूज भी नहीं रहेगा।
क्योंकि वो थोड़ी लेंदी मेथड हो जाएगी, वो मैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक करवाऊँगा तब आपको समझा दूँगा। लेकिन मैं कुछ मतलब बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन लिखी गई है, मतलब लाइन को डिनोट किया गया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म की, इसका मतलब होता है वो लाइन x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कर रही हो, y एक्सिस पे b, यानी ये दूरी a हो गई और ये दूरी b हो गई, और ये लाइन आपकी जो है वो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, और इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अंतःखंड रूप कहते हैं रेखा के इक्वेशन का, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पे दिख रहा हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसका मतलब होता है कि कोई लाइन y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब ये आपकी लाइन बनेगी, ये y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म की हो जाएगी, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म की हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो दो इक्वेशन होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये y बराबर mx प्लस सी, ये होता है कि आपकी कोई लाइन y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करती है उसको c बोलते हैं, और m इसकी स्लोप होती है, यानी कि प्रवणता होती है, ठीक है। तो ये हालांकि यहाँ पे यूज नहीं है, आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे ना बेस पता है ना हाइट पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बेस कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ। बेस के लिए आप इसका और इसका दोनों में y बराबर 0 पुट कर दो, और जो x कोऑर्डिनेट आए, x की वैल्यू आए, मान लो x1 इससे आ रहा है, x2 इससे आ रहा है, दोनों का अंतर ले लो x1 माइनस x2, तो जो ये डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा बेस की लंबाई। क्या करना है आपको, दोनों में y बराबर 0 पुट कर दो। y बराबर 0 पुट करोगे तो x एक्सिस पे कुछ बिंदु आएगा, जैसे मान लो एक रेखा है, यहाँ पे अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो आपको पता है ये बिंदु जो भी होगा वहाँ पे y बराबर 0 होगा। ऐसे दूसरी रेखा बन रही है, ये हो जाएगा, मान लो ये y बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो इधर वैल्यू आ रही है x1, इधर वैल्यू आ रही है x2। तो जो ये ट्रायंगल बना है इसका अगर बेस पूछा जाए, तो मतलब आधार पूछा जाए, तो आप कहेंगे x1 इधर है और x2 इधर, यानी इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अब मान लो यहाँ पे x ये 4 दूरी है और ये 3 दूरी है, तो अंतर आप कहेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे -4 इस साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे ओरिजिन के, तो माइनस हो जाएगा, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी 3 माइनस -4, यानी कि 3 + 4 7 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y बराबर 0 पुट करेंगे दोनों रेखाओं के इक्वेशन में, वहाँ से x1 और x2 मतलब x की वैल्यू आएगी, जिसको एक को x1 कह देंगे, एक को x2 कह देंगे, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे चिन्ह सहित, तो जो आएगा वो बेस हो जाएगा। और हाइट आपको पता है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हाइट हो जाएगी, y की जो वैल्यू होगी वो हाइट हो जाएगी। बस अब इसी को सॉल्व करिए। तो आप सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखना शुरू करिए, x बराबर 0 रखिए दोनों में। x बराबर 0 अगर पहले इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी y बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, y बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से x1 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 0 बराबर 24, यानी x बराबर हो जाएगा 3, यानी आप कह दीजिए x1 बराबर 3 है। दूसरे में अगर y बराबर 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू -8, यानी x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे x नहीं x2 कह दीजिए। अब इन दोनों का अंतर ले लो, यानी हमारा यहाँ से बेस बराबर आ जाएगा 3 माइनस -4, यानी 3 धन 4, यानी कि 7, बेस आ गया। अब हाइट निकालने के लिए यहाँ पे y के लिए सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2x है, मतलब यहाँ से कुल मिला के सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरे वाली इक्वेशन को 2x माइनस y इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब दोनों के लिए y कैंसिल कर, मतलब y की वैल्यू निकालनी है तो x कैंसिल करना पड़ेगा। x कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से इसमें गुणा कर दो, घटा दो, तो 4 से गुणा करके घटाओगे तो 8x माइनस 8x 0 हो जाएगा, 3y प्लस 4y यानी कि 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस -32, यानी 24 प्लस 32, यही तो हो जाएगा। हमने क्या किया, 2x प्लस 8 बराबर y दिया गया था, हमने लिख लिया 2x माइनस y बराबर -8। अब यहाँ पे 4 से गुणा करके हम x कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 8x है, यहाँ पे 2x से 4 से गुणा करोगे तो 8x हो जाएगा, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे -4y, घटाओगे तो 7y आ जाएगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे -32, 24 और 24 में से -32 घटाओगे तो 24 प्लस 32 बन जाएगा, यानी यहाँ से 7y बराबर आपका आ गया 56, यानी y बराबर 8 आ गया। और y की जो वैल्यू आएगी
वो क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगी। यानी आपका बेस आ गया 7, हाइट आ गई 8। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 8 यानी 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया बेस कैसे निकलेगा। बेस के लिए दोनों में y बराबर 0 पुट करेंगे तो एक जगह x1 की वैल्यू आ जाएगी, एक जगह x2 की वैल्यू, फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा बेस मिल जाएगा। बेस हमें यहाँ से मिल गया, देख ही रहे होंगे, ये बेस मिल गया। अब बेस आ गया, अब हाइट निकालने के लिए x को एलिमिनेट करना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेनी, y की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी हमारी हाइट। हमारी हाइट कितनी होगी, 8। अब बेस पता है, हाइट पता है, तो एरिया ट्रायंगल का आराम से निकल जाएगा, राइट। एक मेथड अभी मैंने इस तरह के प्रश्न की बताई, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस दी गई हैं और एक y बराबर 0। y बराबर 0 जो होता है वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस, 2D में 2 एक्सिस पढ़ते हैं। ये वाला एक्सिस होता है x, ये वाला होता है y। अब आपको पता है y बराबर 0, x एक्सिस पे कहीं भी बात करें तो y बराबर 0 होगा, यानी कि y डायरेक्शन में चली गई दूरी 0 होगी। यानी अगर y बराबर 0 लिखा है तो वो किस एक्सिस का समीकरण है, एक्स एक्सिस का, यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। और अगर x बराबर 0 लिख दिया जाए तो y एक्सिस का इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि y बराबर 0 किसका समीकरण है, तो आप कहेंगे x एक्सिस का, और x बराबर 0 y एक्सिस का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि y बराबर 0 दिया गया, यानी कि x एक्सिस की बात की गई है। यानी 2x + 5y - 12 = 0, x + y बराबर 3 और x एक्सिस के बीच बने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहली मेथड तो हमने बताई, क्या करना है, हमें पहले y बराबर 0 दोनों इक्वेशन में रख देना है। तो y बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से मिलेगा 2x - 12 = 0, यानी 2x बराबर 12 यानी x बराबर 6 पहले इक्वेशन से मिलेगा। दूसरे में रखोगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा। आपसे मैंने कहा था इसको x1 इसको x2 बना दो। अब बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस कैसे आएगा, बेस बराबर होता है x1 - x2, यानी 6 - 3 यानी कि आपका 3 बेस हो गया। हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हाइट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x को एलिमिनेट करना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2x + 2y = 6। अब दोनों को घटाओगे तो 5y - 2y यानी कि ये बनेगा 3y, और -12 को इधर कर दो, यानी ये 12 लिखा हुआ है, बराबर बनेगा 12 - 6, यानी 3y बराबर 12 - 6, यानी y बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कि y बराबर 2, और y बराबर 2 जो आएगा वही हो जाएगा हाइट। अब आपको पता चल गया हाइट, आपको पता है बेस, तो एरिया क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यानी एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस, 3 इंटू हाइट, 2 कट गया, यानी एरिया आ गया 3। तो एक तो बेसिक तरीका जिससे हमें शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, जो मुझे बताना है यहाँ पे, वो ये कहता है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ग्राफ ड्रॉ कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगा के देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y का कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कुछ x y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर x y का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और आपको पता होगा कि ये x1 y1 अगर माने, ये x2 y2 माने, ये x3 y3 माने, तो किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये फार्मूला यूज कर देंगे तो दूसरी मेथड ऐसे निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 3 x y की वैल्यूज आ जाएंगे, जिसको पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 कह देंगे, और फिर इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ये दूसरी मेथड होगी। तीसरी मेथड क्या कहती है, ग्राफ ड्रा कर लो। ग्राफ क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का, तो आप पहले उस फॉर्म में चेंज करो, तो हो जाएगा 2x + 5y = 12। 12 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x/6 प्लस y/12/5 लिख सकते हैं, बराबर 1। अब इसकी तुलना कर दो x/a प्लस y/b = 1 से, तो हमें मिलेगा कि भैया ये ग्राफ अगर ड्रा कर रहे हैं तो ये x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट मतलब 6 इंटरसेप्ट करती है, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, x एक्सिस पे 6 इंटरसेप्ट करती है, y एक्सिस पे यानी b 17/5, तो आप लिख लो। यानी ये इस प्रकार से कुछ आती है, यहाँ पे 6 0 पे इंटरसेप्ट करती है और यहाँ पे 0 17/5 पे इंटरसेप्ट करती है,
ठीक है। और दूसरी लाइन दी गई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी एक्स एक्सिस पे भी 3, वाई एक्सिस पे भी 3, यानी एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ कहीं पे और वाई एक्सिस पे 3, यानी कि 3 17/5 से कम है, यानी कि ये इस प्रकार से कुछ लाइन जाती है। ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन है इस प्रकार से। ये देखो ये दूसरी लाइन है। अब दूसरी लाइन है ये x बराबर 3 है, y बराबर 3, यानी ये 3 0 पे इंटरसेप्ट करती है। देखो एक मिनट, ये 3 0 हो गया और ये इधर पे कहाँ पे, यहाँ पे 3 0 पे, ये 0 3 पे, ठीक है। अब आपको निकालना है कौन से ट्रायंगल का इक्वेशन, इस वाले ट्रायंगल का, यानी आपको इस वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालना है, एरिया निकालना है। अब आपको पता चल गया कि अगर इतना 3 है, पूरा 6 है, तो बेस तो इस वाले ट्रायंगल का कितना हो गया, 3 हो गया, बेस आपको निकल के आ गया। अब हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अभी हमने सॉल्व किया था, तो आपको पता है इक्वेशन को सॉल्व करें 2x + 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2x + 5y बराबर 12 घटाएंगे तो 3y बराबर 6, यानी y बराबर 2, यानी कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये दोनों लाइंस जहाँ पे काटेंगी उसका निर्देशांक हो जाएगा 0, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब वहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वही ऊंचाई होती है, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वही ऊंचाई हो जाएगी। यानी आपको बेस पता है 3 है, ऊंचाई पता है 2 है, तो आपका एरिया हो जाएगा ½ × 3 × 2, तो 2 2 कट गया, यानी 3। यानी आपको ये भी पता चल गया कि ऐसे हम निकाल सकते हैं ग्राफ ड्रा करके। जैसे मैंने कहा था अंतर ले लिया करो, अंतर क्यों लेना पड़ता है आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ये 3 0 से जा रही है, ये 6 0 से, तो ये जो दूरी है यानी आधार जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 - 3 यानी कि 3। ये इसका x कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, यानी इसका अगर x कोऑर्डिनेट x1 माने, इसका x2 माने, तो आपको दिख रहा है कि x1 कितना है 6, x2 कितना है 3, और दोनों का अंतर लेके ही तो बेस निकाला है 3, तभी तो है, यानी बेस ऐसे निकल सकता है। तो ये तीसरी मेथड है, ठीक है। तो जैसे करना चाहो कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, जो मेथड आसान लगी हो वही करना। अगला प्रश्न देख लो, क्या क्या द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन दिया गया तो आपको पता चल गया लाइन है, यानी ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 3x - 2y = 8, 4x + 3y = 5 इंटरसेक्ट एट पॉइंट p अल्फा बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 α - बीटा। पहले प्रश्न की तरह है, ये दोनों अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, तो p की मतलब p अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट जो p का है वो अल्फा बीटा है, तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 2 α - बीटा। यानी आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं 3x - 2y = 8, दूसरा इक्वेशन आपका दिया गया 4x + 3y = 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, x y की जो वैल्यू आएगी वही अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुणा करो, यहाँ पे 3 से घटा लो, दोनों को 4 से गुणा करोगे तो ये 12x होगा, ये भी 12x कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8y और -9y बराबर 32 - 15 17, यानी कि -17y = 17, यानी y बराबर कितना आ गया -1। y बराबर -1 हो गया, तो y बराबर -1 किसी इक्वेशन में रख दो, हम इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2 बराबर 8, यानी 3x बराबर 6, यानी x बराबर 2, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट। और मैंने आपको बताया कि x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो कितना है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा, यानी कि ये दिया गया है अल्फ़ा, और ये y कोऑर्डिनेट कितना है बीटा। अब आपसे क्या कहा गया था 2 α - बीटा, यानी कि 2 गुणे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस बीटा, यानी कि -1, तो 2 दूनी 4 -1 यानी कि +1, 4 1 जोड़ना, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेना। और एक चीज़ विशेष ध्यान रहे, आप जो भी पढ़ रहे हो इसका रिवीजन करना मस्ट है, तो इसका नोट्स बना लेना, ये ना हो कि फिर से आपको वीडियोस देखनी पड़ रही। हाँ, नोट्स में कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो वीडियो नोट कर लेना कि इस प्लेलिस्ट की इस वीडियो में ये है, तो आके सीधे देख लेना। और मैं कहूँगा कि वीडियो जब भी मतलब नोट्स आप जब भी बनाए वीडियो से, तो आप लिख लिया करें कि इतने मिनट पर ये प्रश्न है, कि बाद में तो याद रहेगा नहीं कि कब देखा था। तो लिख लो YT कंपटीशन प्रिपरेशन वीडियो दिस वन, और इतने मिनट पर यह प्रश्न है, ताकि जब रिवीजन करना हो, मान लो रिवीजन करते टाइम वो कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है, कई बार नहीं क्लिक करता है, तो आप सीधे उस वीडियो के उतने टाइम पे आ जाएं, आपका टाइम बच जाए, ठीक है। और मैं इसी वजह से वीडियो इस तरह से बनाता हूँ कि एक भी मिनट आपका बेकार ना जाए। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं तो भी आपका 1 मिनट बेकार ना जाए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। वैसे तो ये प्रश्न करने के बहुत सारे तरीके टीचर बताते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका मुझे लगा एज ए एस्पिरेंट, जब मैं एस्पिरेंट था तो मुझे जो लगा कि सबसे अच्छे से कौन सी मेथड समझ आ सकती, मुझे आती है वही मेथड मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी समझ में सबसे अच्छे तरीके से आएगी। देखो, प्रतिबिंब क्या होता है। आप मान लो कोई तालाब है,
उससे मान लो इतनी दूरी पे हो तो आपको प्रतिबिंब उसमें उतनी दूरी पे गहराई पे दिखाई पड़ता है। आप उससे इतनी ऊंचाई पे हो तो वो उतना गहरा है। आप थोड़ा और पीछे जाओगे तो ये प्रतिबिंब थोड़ा और पीछे बनेगा, समझ रहे हो? यानी आप जितना दूर पे इधर हो उतनी दूर पे इधर प्रतिबिंब बनता है, यही होता है प्रतिबिंब, समझ रहे हो? अब आपको यही समझ लेना है। कहा गया रेखा y बराबर 3। आपको पता होना चाहिए कि अगर y बराबर a दिया गया है तो आपको पता है y बराबर 0 किस एक्सिस का समीकरण होता है? y बराबर 0 किस एक्सिस का समीकरण होता है? y बराबर 0 होता है x एक्सिस का, ठीक है। अब y बराबर 3 अगर दिया गया है तो y बराबर 3 उस मतलब x एक्सिस के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन होगा जो y एक्सिस पे 3 दूरी पे है। अगर आपको दे दिया जाए y बराबर a मतलब हो गया कि x एक्सिस के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस पे a डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, राइट। अब आपसे कहा गया कि देखो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5, मैं 5 बनाए ले रहा हूँ। y एक्सिस पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। देखो, अब हमें दिया गया रेखा y बराबर 3, मैंने बताया x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, y पर 3 दूरी पे जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी। ये हो गया y बराबर 3, x एक्सिस के समांतर है। देखो, x एक्सिस के समांतर है और y पे 3 खंड पे जाती है, ठीक है। बिंदु कौन सा दिया गया? 5 -3, यानी x एक्सिस पे 5 डिस्टेंस, y एक्सिस पे -3। y एक्सिस पे निगेटिव आने के लिए नीचे आना पड़ेगा, यानी ये बिंदु है 5 -3। अब आप ध्यान से देखो, ये जितना दूर इस लाइन से इस साइड में है उतना ही दूर इस साइड में भी होगा, यानी आपका प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बनेगा। अब आप देख लो, देखो x एक्सिस अगर 5 है, देखो यहाँ पे कलर चेंज करके देखो, x एक्सिस पे चली गई दूरी 5 है, तो आपको इसके जस्ट अपोजिट लेना है। मतलब ये लाइन सीधे ऊपर जाएंगे, क्योंकि इधर नीचे की तरफ था, इधर ऊपर की तरफ आएंगे, तो x एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये 5 हो जाएगा। और y एक्सिस में आपको पता है यहाँ से कितनी दूरी पे था, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 दूरी पे इधर की साइड में था। देखो नीचे की साइड में कितनी दूरी पे था, नीचे की साइड में कितनी दूरी थी? 6, तो ऊपर की तरफ 6 यूनिट जाएंगे, तो 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9, तब 6 खंड होंगे। देखो, अगर 6 खंड क्रॉस करना है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 खंड अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है, 6 खंड दूर बनाना है हमें, तो 3 ऑलरेडी है, इसमें 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 9। बस आपको यहाँ से ये समझना था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया कि देखो, अगर y बराबर 3 के पैरेलल है तो x एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5 दिया गया था तो 5 ही रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? -3, और y बराबर यहाँ पे लाइन में कितना दिया गया है? 3, तो इन दोनों का अंतर ले लो। जैसे मतलब वहाँ पे बेस निकालने के लिए अंतर लेते थे, यहाँ पे दूरी निकालने के लिए अंतर ले लो। तो यहाँ पे y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो y1 - y2 कितना हो जाएगा? 3 - 3 यानी 6, यानी कि 6 दूरी थी उस बिंदु की उस लाइन से, तो 6 दूरी ऊपर की तरफ कर लो। तो ऊपर की तरफ 6 दूरी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस लाइन वाले इक्वेशन में 6 जोड़ देना, यानी कि 3 6 9 हो गया। समझ में आ गया? फिर से समझिए, देखो ये लाइन y एक्सिस पे 3 ऊपर है, ये वाली 3 नीचे है, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 6। अब ये 3 पे तो ऑलरेडी है, इससे 6 अगर दूरी करनी है तो 9 पे ले जाना पड़ेगा, यानी जो भी प्रतिबिंब होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 9 हो गया। दूसरी चीज़, x एक्सिस पे कोई चेंज है नहीं, x एक्सिस पे हमने कोई चेंज किया नहीं है। x एक्सिस पे अगर कोई चेंज नहीं किया तो x एक्सिस का यहाँ पे कोऑर्डिनेट 5 था, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब क्या बन गया? 5 9, यानी इमेज क्या बन गया? 5 9। समझ आ गया? तो आपको ऐसे समझना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया गया। कहा गया द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 4x - 2y = 10, 4x + ky = 2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A4, द वैल्यू ऑफ k = कहा गया रेखीय समीकरण 4x - 2y = 10। अगर रेखीय समीकरण है इसका मतलब 2 रेखाएं हैं, यानी 2 लाइंस। तो आपको 4x - 2y = 10 पहली रेखा का समीकरण दिया गया, 4x + 4ky = 2 दूसरी रेखा का इक्वेशन दिया गया। अब आपको दिया गया कि ये दोनों A4 पे इंटरसेक्ट करते हैं, समझिएगा, और k की वैल्यू निकालनी। अगर मैं 2 लाइंस ड्रा करूं समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना है, बस समझने के लिए। एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन मान लो ये है, ये दोनों मान लो कि K1 K2 पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो K1 K2 जो होगा, ध्यान से देखिएगा, K1 K2 पहली लाइन पे भी
लाई करेगा, यानी पहली लाइन पे भी आएगा, और ये K1 K2 दूसरी लाइन पे भी लाई करेगा। और लाई करने का मतलब होता है कि अगर x की जगह पे K1, y की जगह पे K2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशंस को। जैसे मान लो पहली इक्वेशन की बात करें, मान लो ये K1 K2 पे इंटरसेक्ट करती, तो x की जगह पे K1 यानी 4K1 माइनस 2K2 बराबर 10 हो जाता, और ऐसे दूसरे में 4K1 प्लस K2 बराबर 2 हो जाता। अगर K1 K2 पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब हो गया ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइन पे लाई करेगा। दोनों लाइन पे लाई करने का मतलब दोनों लाइन में x की जगह पे K1, y की जगह पे K2 रख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि K1 K2 रख के सॉल्व कर लेना तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया कि दोनों लाइंस A और 4 पे इंटरसेप्ट करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, यानी x की जगह पे आपको क्या रखना है A, और y की जगह पे क्या रखना है 4, और दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले इक्वेशन में x बराबर A रखोगे तो ये बनेगा 4A माइनस 2y है, यानी कि 2 × 4 8 इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ से 4A इज इक्वल टू 10 + 8 यानी कि 18 बन जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले इक्वेशन में x की जगह पे A यानी 4 × A प्लस K × y की जगह पे 4 बराबर 2, 4A की जगह पे 18 रख दो, यानी 18 प्लस 4K इज इक्वल टू 2, यानी 4K इज इक्वल टू 2 - 18 यानी -16, यानी K बराबर -4 हो गया। तो यही तो निकालना था आपको, K बराबर -4। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर ये A4 पे इंटरसेप्ट करती हैं तो A4 इसमें और A4 इसमें, दोनों में रखने पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहले में रखा तो हमारा 4A बराबर 18 आ गया, फिर ये 4A दूसरे में रखा तो 4A प्लस 4K बराबर 2 आ गया। हमने 4A की वैल्यू यहाँ से रख दी, यानी 18 प्लस 4K बराबर 2, यानी 4K बराबर -16, यानी K बराबर -4। तो K की वैल्यू ही निकालनी थी ये। तो ये थे